हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। ये 12वीं आर्ट्स का है, पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर है, दूसरी बुक का भाई। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का है ये। दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि दो महाशक्तियों का अंत। ठीक है भाई, दो ध्रुवीयता का अंत मतलब महाशक्तियों, एक तो है अमेरिका और दूसरी है सोवियत संघ यानी रूस। ठीक है, उसमें से कैसे देखो अंत हुआ एक का। देखो भाई, दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जहां स्थापित यूरोपीय शक्तियां, यूरोप की जो शक्तियां थी कौन कौन सी थी। ब्रिटेन का नाम इंग्लैंड है भाई। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल एवं स्वीडन आदि, ये क्या थी, यूरोपीय शक्तियाँ थी। युद्ध में पराजय के कारण या युद्ध हानि के कारण जमीन पर आ गई वही यूरोप में उत्पन्न हुई शक्ति शून्यता की स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं भूतपूर्व सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरकर विश्व को दो ध्रुवीय व्यवस्था में ले गए। मतलब एक ध्रुव की तरफ तो कुछ देश थे, दूसरे ध्रुव की तरफ दूसरे और देश थे। ठीक है भाई, विश्व को दो परस्पर विरोधी गुटों में पश्चिमी गुट जो अमेरिका का था एवं पूर्वी गुट जो सोवियत संघ यानी रूस का था, दो गुटों में बांट दिया, विभाजित कर दिया। ठीक है भाई, इसके पश्चात तत्पश्चात मतलब इसके पश्चात दोनों गुटों के बीच उत्पन्न शक्ति स्पर्धा ने शीत युद्ध को जन्म दिया। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों ने अपना अपना विस्तार करने के लिए सैन्य गठबंधनों, जैसे पश्चिम ने अमेरिका ने किया क्या नाटो, तथा सोवियत संघ ने क्या किया, पूर्व में किया वार्सा पैक्ट आदि का सहारा लिया, और समूचे विश्व के अन्य राष्ट्रों को कम या अधिक रूप में अपने प्रभाव में लेकर द्विध्रुवीय व्यवस्था में सम्मिलित, मतलब अपनी तरफ मिलाया। जिसका जैसा भी दाव लगा वैसे उसको मिला लिया, छोटे छोटे देश को अपनी तरफ। एक तरफ तो अमेरिका ने मिला लिया, दूसरी तरफ सोवियत संघ। ठीक हुई। लेकिन 5वें दशक के अंत एवं 6ठे दशक के प्रारंभ में दोनों गुटों के बीच उभरे मतभेदों में एवं गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के उभरे आंदोलन ने जहां द्विध्रुवीय व्यवस्था में स्थिरता प्रारंभ की थी, वहीं पूर्वी जर्मनी की जनता ने, कहाँ की पूर्वी जर्मनी की जनता ने सन 1989 में शीत युद्ध की सबसे बड़ी प्रतीक बर्लिन की दीवार को, कौन सी मतलब सीधे सबसे जो प्रतीक था वो बर्लिन की दीवार थी। बर्लिन कहाँ है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, गिराकर द्विध्रुवीय व्यवस्था को समाप्त की ओर लाकर खड़ा कर दिया भाई। ठीक है भाई, किसको कर दिया, हाँ बर्लिन खड़ा कर दिया। इसी ऐतिहासिक नाटकीय घटनाक्रम को की परिणति दूसरी दुनिया यानी सोवियत संघ एवं उसके समर्थक देश के पतन एवं शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। परिणाम स्वरूप दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित जर्मनी पूर्वी और पश्चिमी का पुनः एकीकरण हो गया, पूर्वी जर्मनी का और पश्चिमी जर्मनी, और सोवियत संघ गुट में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों एक एक करके सोवियत संघ से अलग होते गए। अंत 1991 में क्या भाई 1991 में सोवियत संघ यानी कि रूस का पूर्ण विघटन मतलब टुकड़े हो गए। इस अध्याय में हम पृष्ठभूमि के रूप में द्विध्रुवीय व्यवस्था के अर्थ एवं पतन के कारण के अतिरिक्त सोवियत संघ दूसरी दुनिया के विघटन के कारणों, प्रभाव एवं परिणामों का उल्लेख करते हुए दुनिया के अन्य हिस्सों में क्या हुआ और अब इन देशों से भारत के रिश्ते या संबंध कैसे हैं आदि पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है भाई, अब इसको क्या करेंगे, भारत के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं उस पर प्रभाव डालेंगे भाई। ठीक है, देखो भाई, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, यानी कि भारत के लिए क्या नुकसानदायक या फ़ायदा हुआ।
सोवियत संघ के विघटन से विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। उसके पश्चात विश्व में केवल अमेरिका ही एकमात्र क्या है, बस अब अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति के रूप में रह गया, यानी सुपर पावर के रूप में रहेगा। इसी कारण से उसने भारत तथा अन्य विकासशील देशों को कई प्रकार से प्रभावित करना आरंभ कर दिया। इन देशों की यह मजबूरी बन गई कि वे अपने विकास के लिए अमेरिका से धन तथा सैन्य सामान प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिका का विकासशील देशों जैसे अफगानिस्तान, ईरान, इराक में अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ गया था। विश्व के कई महत्वपूर्ण संगठनों, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि पर अमेरिकी प्रभुत्व कायम हो गया था, जिसके कारण भारत जैसे देशों को इनसे सहायता लेने के लिए अमेरिकन नीतियों का ही समर्थन करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ के साथ इनके रिश्ते में कुछ कमियां आ गई। अब देखो भाई, दूसरी दुनिया में विघटन के बाद भारत का अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए। जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से दोस्ती करने का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखो भाई, मैं ऊपर दिए गए सुझाव में बिल्कुल सहमत नहीं कि दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी नहीं चाहिए। रूस के साथ भारत के संबंध सदा ही घनिष्ठ यानी दोस्ती के रहे, मित्रता के रहे, और रूस सदा ही भारत की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। उसने भारत के विकास तथा सैन्य सामान देने में भारत की सहायता की है और कश्मीर के मुद्दे पर सदा ही भारत का साथ दिया। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका ने सदा ही पाकिस्तान का साथ दिया। किसके ऊपर? कश्मीर के ऊपर भाई। कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का सदा साथ दिया अमेरिका ने, ठीक है। और उसे भारत के विरुद्ध प्रयोग होने वाले सैनिक शस्त्र तथा टैंक दिए। अंत अमेरिका के विषय में यह बात अब भी पूर्ण रूप से नहीं कही जा सकती कि वह आगे चलकर भारत का साथ देगा। इस कारण से यह कहा जा सकता है, क्या है भाई, इस कारण से यह कहा जा सकता है कि भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध बनाए, परंतु रूस के साथ पहले जैसे मजबूत संबंध बनाए रखे। मतलब अमेरिका से भी बनाए, लेकिन भारत रूस से भी वैसी ही दोस्ती रखे जैसे पहले रखी थी। अब देखो भाई, दो ध्रुवीय से क्या तात्पर्य है। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उभरी दो महाशक्तियाँ, यानी एक महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ के द्वारा अपनी अपनी उच्च सैन्य क्षमता, सैन्य मतलब सैनिकों को बढ़ाना, और गठबंधन पर बल पर समस्त विश्व को दो भागों में, क्रमशः पूंजीवादी और साम्यवादी गुटों में बांटने की प्रक्रिया एवं काल को द्विध्रुवीय युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विध्रुवीय युग कहा जाता है। विश्व में द्विध्रुवीय को कायम करने में सहायक किन्हीं दो सहायक परिस्थितियों कारकों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1, दूसरे विश्व युद्ध के बाद परंपरागत स्थापित 7 बड़ी शक्तियों के स्थान पर दो महाशक्तियाँ अमेरिका एवं सोवियत संघ के उभरने के कारण द्विध्रुवीय व्यवस्था का मंच तैयार हुआ। दूसरा है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों द्वारा अपने अपने समर्थक देशों को सैन्य गठबंधन में बांधने की होड़ ने भी विश्व को द्विध्रुवीय व्यवस्था की ओर धकेला। अब देखो भाई, सोवियत प्रणाली से क्या अभिप्राय। समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर सन 1917 में हुई महान बाल्शविक क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति समाजवाद के आदर्शों पर आधारित, जिसका उद्देश्य एक समतापूर्वक मूलक समाज की स्थापना करना तथा बोल्शेविक क्रांति ने पूंजीवाद का विरोध व निजी संपत्ति का अंत कर समानता के सिद्धांत पर आधारित समाज की रचना के लिए कार्य किया। राज्य के सार्वजनिक स्वामित्व पर आधारित ऐसी व्यवस्था के निर्माण में बोल्शेविक दल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इसी
वैश्विक नियंत्रित प्रणाली को सोवियत प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, सोवियत प्रणाली के नाम से जाना जाता है।